नमस्कार, मैं पीयूष और आप देख रहे हैं रबजी लाइव बिहारी पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड। आज हम लोग देखने वाले हैं और हमारे मेहमान हैं प्रदीप राय। जी हाँ, राजद के कद्दावर नेता। उनसे हम जानेंगे कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो पूरा राजनीतिक आयाम रहा है वो किस किस तरीके से गुजरा है, उस पर विशेष चर्चा होगी। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती पे भी चर्चा होगी और इस तरीके की जो पूरी चर्चाएं होंगी वो हमारे साथ जुड़ के आप देख सकेंगे। हमारे मित्र यशराज श्रीवास्तव जो हैं वो पूरे बिहारी पॉडकास्ट का संचालन करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए बिहारी एपिसोड का तीसरा एपिसोड। तो सर, आपके पिताजी लाल बाबू राय जी काफ़ी सीनियर नेता रहे हैं, समाजवादी रहे हैं। तो इस समाजवादी विचारधारा का आपके ऊपर प्रभाव कैसा रहा है, आपके परिवार को किस तरह का प्रभाव रहा है, इसके बारे में सर बताएं। उससे हमारा सोच पूरी तरह से समाजवादी है जी। समाजवाद का मतलब है कि समाज के हर एक के, समाज का हर वर्ग के साथ न्याय। समाजवाद का यही मतलब है और उसमें हम लोग का अटूट विश्वास है। जो लालू जी का जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, इसमें हमारा शुरू से अटूट विश्वास है और इस विश्वास के साथ ही हम इस दल में जुड़े हुए हैं। जी सर। 2001 में लालू जी हमको युवा राजद का राष्ट्रीय महासचिव बनाए। उसके पर आ रहे हैं सर। तो आइए सर, आपका ये तो आपके पिताजी का सफ़र हो गया, आपका सफ़र की शुरुआत 2001 से हुआ जैसा आपने कहा। हाँ, संगठन चूंकि पार्टी दलगत राजनीति में जी जो है 2001 में हम युवा राजद में राष्ट्रीय महासचिव लालू जी हमको बनाए जी। और लगभग 3 स्टेट के हम प्रभारी थे और तीनों स्टेट में हम संगठन को खड़ा किए। दिल्ली के प्रभारी थे हम जी, हरियाणा के और वेस्ट बंगाल के, तीनों स्टेट में संगठन को खड़ा किए। और समझिए कि तीनों जगह से, दिल्ली से भी हम जब संगठन में थे, दिल्ली से भी एक विधायक हमारा जीता था जी। बंगाल में भी हमारा विधायक जीता उस समय, और देश को में राजद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। जी। तो जब राष्ट्रीय आरजेडी को सर माना जाता है कि एक बिहार की पार्टी है, एक स्टेट पार्टी है, जब उसके कार्यकर्ता जब दूसरे राज्य में काम करते हैं, दूसरे राज्य में मेहनत करते हैं, वो सर कैसा अनुभव रहता है? देखिए, लालू जी का जो विचारधारा है जी, वो तो बहुत बड़ा उसका है, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। जी। इसी के बुनियाद पर जिस पर देश हमारा जो भारतवर्ष का रचना हुआ है, इसका मेन जो है, क्योंकि कई धर्मावलंबी, कई विचारधारा के लोग, कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो इसका जो बेस है और संविधान का बेस भी जो आधार है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता है। और इस पर हम लोग का अटूट विश्वास है पार्टी का, और इस पर हम लोग कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से लालू जी कभी भी समझौता नहीं किया और हमारा पार्टी नहीं किया। ये तो बहुत सही कहा आपने सर, लेकिन देखा जा रहा है कि देश में सांप्रदायिक शक्ति काफ़ी मजबूत हो चुकी है और समय समय पर कुछ ऐसा घटना होते रहता है जिससे सांप्रदायिकता जो है उभर के सामने आता है। जैसे हाल में ही सर, आप जिस जिला से आते हैं उस जिला में भी दशहरा के समय सर सांप्रदायिक घटना हुई और शहर में धारा 44 लागू हुआ, इंटरनेट बंद रहा। तो ये सारी घटना पे सर आप किस तरह से देखते हैं और आपका क्या भूमिका? ये जो भाजपा और आरएसएस का जो है, ये ऐसा माइंडसेट बना रहा है, ऐसा माइंडसेट खड़ा कर रहा है जो लोगों को हिंसक और धर्मांध बना रहा है। जी। हिंसक और धर्मांध बना रहा है, उसी का परिणाम है ये सब चीज। लोगों को हिंसक और धर्मांध बना रहा है और इसी के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई, जो लालू जी के नेतृत्व में हम लोग जो मकसद हम लोगों का है कि जितने भी जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाली पार्टियां और विचारधारा है, उसको गुलबंद करके हम लोग को इसको आने वाले समय में इनको सत्ता से बाहर करना है। सर, बहुत सारे पार्टी, इवन भाजपा वाले भी कहते हैं कि जो बिहार सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लिया, उसकी जो रिपोर्ट है वो गलत तरीके से पेश की गई है। देखिए, जातीय जनगणना आज का नहीं है हम लोगों का। लालू जी का शुरू से जातीय जनगणना, इसके लिए हम लोग आज से लगभग 12-13 बरस पहले जब रघुवंश बाबू जीवित थे, उस समय हम लोग गांधी मैदान में धरना दिए जी, उस समय। और उस समय से इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहे। दिल्ली के जब हम प्रभारी थे युवा राष्ट्रीय जनता दल के, तो हम कई बार जंतर मंतर पर, कई बार राजघाट पर इसके लिए धरना हुआ है। और लगातार मरहूम रमई राम जी, चूंकि न्यायपालिका यहाँ से न्यायपालिका में जो है पिछड़ों दलितों की संख्या बहुत कम है,
ना के बराबर उसके लिए न्यायपालिका में आरक्षण मिले, यहाँ से वो रथ से दिल्ली गए थे और दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ पर एक जंतर मंतर पर एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था जी। और जिसमें हमको याद है कि लालू जी पहुंचे थे उसमें, और उस वक्त भी उन्होंने जातीय जनगणना का प्रश्न उठाया था कि देश भर में जातीय जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उसको भागीदारी मिले। ये बहुत लंबी लड़ाई है और ये समाज और देश को बदल के रख दे। जी सर, लोगों को लगता है कि जातीय जनगणना हाल फिलहाल का मुद्दा है, काफ़ी नया मुद्दा है, लेकिन सर के माध्यम से हम लोग को जानने को मिल रहा है कि मुद्दा काफ़ी पुराना है और सर ने इस मुद्दा पे काफ़ी संघर्ष किया है। और समझ जाइए, इसको जो आगे बढ़ाया हमारा जो नया नेतृत्व है तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव जी, इसको लेकर के जंतर मंतर पर धरना दिए हम लोग जी, और जिसको अप्रिशिएट किए नीतीश कुमार जी, और सारे लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए कि आप देश भर में जातीय जनगणना कराइए। लेकिन चूंकि भाजपा जो है वो तो केवल सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करती है, बिल्कुल भेदभाव का राजनीति करती है, उसको पिछड़ों दलितों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी नीतीश जी अपने संसाधन से बिहार में इसको कराने का काम किया। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और समझिए कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी ने जो पहल किया उसे बिहार में तो हुआ ही, और माननीय तेजस्वी जी देश भर में इस मुद्दा को देश भर में, चूंकि उसके बाद कांग्रेस भी कर्नाटक में इसको स्वीकार किया, देश के कई लोग सोशल जस्टिस फोरम पर देश के कई नेता को अपने पक्ष में गोलबंद किया। तो मैं तेजस्वी जी के नेतृत्व को, इस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है, तो उनके इस नेतृत्व को हम लोग पूरी तरह से सलाम करते हैं। इवन सर भाजपा वाले भी आजकल यादव सम्मेलन करने लगे हैं, तो सर इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुख्य मुद्दा है क्योंकि बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना हुआ और जनसंख्या के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तो हम लोग इसको पूरे देश भर में ले जाने के हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश भर में इस मुद्दे को ले जाना चाहती है। पूरे देश भर में जातीय जनगणना हो और पिछड़े और दलितों को, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको उनकी आबादी के अनुसार भागीदारी मिले। और इससे इसी घबराहट का नतीजा है कि वे लोग पिछड़े के चेहरा को आगे करते हैं, लेकिन पिछड़ा का चेहरा आगे करके वो एजेंडा तो आरएसएस का लागू करेंगे। जी हाँ सर, मोहन आरएसएस यादव का लागू करेंगे वो एजेंडा। जी, मोहन यादव का सर सीएम बनना, आप किस तरह से देखते हैं उसको? पिछड़ा का चेहरा आगे करके, लेकिन उनका मुख्य मकसद जो है वो एजेंडा तो आरएसएस अपना एजेंडा लागू करेगी। और ये इसी जो बिहार में जिस तरह से हुआ है जातीय जनगणना और जिस तरह से गोलबंदी हुआ है पिछड़ों दलितों का, इसी घबराहट में वो लोग उसी का नतीजा है। सर लेकिन मोहन यादव सीएम बनते ही कहते हैं कि मंदिर के आसपास कोई भी अगर एरिया में मांस का बिक्री हो रहा है वो सारे बिक्री बंद हो जाए। तो क्या लगता है कि सर यादव समाज को भी सांप्रदायिकता की ओर ले जाने की प्लानिंग है कुछ? पूरे देश भर में ये लोग हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान यही करके ये लोग राजनीति करता है और तरह तरह का बात करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देश के हित में नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है विभिन्न जाति समुदाय सब मिल करके हम लोग इकट्ठा होकर के रहना। जब तक हम सब मिल करके नहीं बढ़ेंगे, जो हमारा नेता तेजस्वी यादव जी का जो A to Z का फॉर्मूला है कि समाज के हर तबके को साथ लेकर के जब हम मजबूती से चलेंगे तब देश आगे बढ़ेगा, वरना देश आगे नहीं बढ़ेगा। एक सर इमेज बनाया जाता है कि आरजेडी जो है अपर कास्ट को खासकर कि एंटी अपर कास्ट पार्टी है, तो क्या अपर कास्ट के लोग और आरजेडी से डरने की जरूरत है? नहीं, ये तो पूरी तरह से भ्रामक, क्योंकि ये जो आरएसएस और जो भाजपा माइंडेड जो एक पत्रकारिता है, ये एक मिसकंसेप्शन लोगों के बारे में आरजेडी के बारे में बनाया है। बुरा बाल हमारी पार्टी शुरू से ही लालू जी समाज के हर तबके को, और हमारे तेजस्वी जी उन्होंने कहा कि A to Z समाज का कोई तबका छूट ना जाए, सबको साथ लेकर जब तक हम मजबूती से नहीं चलेंगे तो देश को और बिहार को हम लोग नहीं बढ़ा सकते। क्या सर आप पुराने नेता रह चुके हैं, क्या आपने लालू जी को ऐसा भाषण लगा दे देखा था, भूरा बाल साफ करो, जो बोला जाता है अक्सर में कि लालू जी ने बोला था कि अपर कास्ट का सफाया हो, भूरा बाल साफ करो? नहीं, ये सब भ्रामक बात है। लालू जी का जो विचारधारा है विशाल विचारधारा है देश के लिए।
जातीय जनगणना जिस तरह से उन्होंने, उनका विचारधारा है, जी बिल्कुल सर, उन्होंने सबसे पहले इसके लिए पहल किया। और दूसरी बात है, वो इतना ही नहीं, आप देश का जो बुनियाद है, जो ढांचा है, वो धर्मनिरपेक्षता पर उनका अटूट विश्वास है। चाहे लाख उनको प्रताड़ित कर लीजिए, वो अपने विचारधारा से हटने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो कहा है, बिहार में जो ये जो चाहे देश में भाजपा जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल बनाई है और जिस तरह का माइंडसेट लोगों का तैयार कर रही है, देश के लिए खतरनाक है। लालू जी का हमेशा से विश्वास रहा है। भगत सिंह कहते थे कि देश को खतरा है सांप्रदायिकता से और मोनार्की से। जी बिल्कुल सर, मोनार्की जो पश्चिम का उपनिवेशवाद है, जो पश्चिम देश का जो साम्राज्यवाद है, उस विचारधारा और सांप्रदायिकता, इस देश को अगर खतरा है, उस समय कह के गए थे भगत सिंह। और आप समझ लीजिए, लालू जी सांप्रदायिकता के खिलाफ और हमारा पार्टी जो है साम्राज्यवाद के खिलाफ है। जी आपको याद होगा कि इराक पर जब हमला हुआ था, अमेरिका हमला किया था अकारण, तो देश में कोई भी नेता, सबसे पहला नेता हुए लालू प्रसाद यादव, जो सड़क पर उतरे, जी सर, सड़क पर उतरे और दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। उसमें हम भी शामिल थे। गिरफ्तारी दी हम लोग दिन भर, लालू जी, रघुवंश बाबू, और उस समय हम दिल्ली के राजद के, युवा राजद के प्रभारी थे। हम लोग सब लोग बस में, हम लोग को पकड़ के मंदिर मार्ग थाना में दिन भर रखा हम लोग जी। और उसी के दबाव में भारत की संसद जो है, तब जा करके उस हमला के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पास किया। बहुत बड़ा हम लोग सांप्रदायिकता के और साम्राज्यवाद के खिलाफ बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। मैंने कहानी सुना सर आपके बारे में कि जब 2002 में गुजरात दंगा हो रहा था, उसके खिलाफ गुजरात का हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल हमेशा लड़ाई लड़ा है सांप्रदायिकता के खिलाफ। गुजरात में जब दंगा हुआ, तब हम लोग युवा राजद के, जब हम दिल्ली में थे, तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और तमाम सेकुलर पार्टी को संगठित करके हम लोग भाजपा के मुख्यालय पर, अशोक रोड पर, उसके मुख्यालय पर प्रदर्शन किए और उसमें हम लोग घायल हुए पुलिस की लाठीचार्ज में। हमेशा हम लोग का गौरव यात्रा निकाला था दंगा के खिलाफ में। बताइए कितने लोग मारे गए, उसके लिए गौरव यात्रा निकाला था, उसके खिलाफ में हम लोग राजघाट पर धरना दिए। बराबर लड़ाई और संघर्ष हम लोग करते रहे। तो कहा जाता है सर कि लालू जी को अकारण सीबीआई, बिना मतलब का, केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई तरह तरह का करके उनको, चूंकि ये गरीबों की आवाज थी, इनको दबाने के लिए, गरीबों की आवाज दबाने के लिए इनको इस तरह से प्रताड़ित किया था। कहा जाता है सर कि राजद जिस तरह पहले सांप्रदायिकता का मुकाबला करती थी, अब उतना रफ्तार से नहीं करती है सांप्रदायिकता का मुकाबला। कारण ये देखा जाता है कि बहुत जगह बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का राइज हो रहा है। देश भर में है जो कभी भी सांप्रदायिक शक्ति से, भाजपा से समझौता नहीं किया। लाख उन पर दबाव रहा और जुल्म हुआ, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव कभी भी, राजद का कोई भी कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता वैचारिक रूप से इतना मजबूत है कि वो कभी भी समझौता इन सांप्रदायिक और दंगाई लोगों से नहीं कर सकता है। एक तरफ सर परसेप्शन ये भी चलता है कि बिहार में मुसलमान जो है कहीं ना कहीं आरजेडी से नाराज हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके भी देखते हैं सर, बहुत सारे मुसलमान समर्थक आपके साथ भी रहते हैं, आप उन लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको ये बात सही लगती है? क्या मुसलमान आप लोग से नाराज हैं? सवाल ही नहीं है मुसलमान का नाराज होने का। जी, मुसलमान, पिछड़ा, दलित, हम लोग तो लालू जी के नेता रहे हैं जी, और उसके लिए लगातार हम लोग, आपको तो हमने बता दिया कि एक ही पार्टी रहा और एक ही दल, एक ही नेता लालू प्रसाद यादव, जो हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लाख बाधाएं हुई, लाख उनको प्रताड़ना हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। सर तो तेजस्वी जी का जो राजनीति है वो रोजगार पे है, और जाहिर बात है वो बहुत रोजगार दे रहे हैं टीचर वगैरह में, चाहे दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, लेकिन सर अभी भी मामला सेट नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। तेजस्वी जी का जो कंसेप्ट है उसको तो हमने पहले ही कहा कि उन्होंने जिस तरह से जातीय जनगणना को नेशनल इशू बना दिया जी, और देश के कई दल के लोगों को इसके समर्थन में खड़ा किया, कांग्रेस जैसी पार्टी को इसके समर्थन में खड़ा किया, और तमिलनाडु और कम्युनिस्ट पार्टी, सारे देश के कई नेताओं को इसके पक्ष में खड़ा किया। तो ये तो इतना बड़ा अचीवमेंट है इनका। और उसके बाद इन्होंने पूरी लड़ाई का धारा बिहार में बदल दिया।
सांप्रदायिकता को छोड़ करके ये लोग सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करता है, लेकिन हमारे नेता रोजगार, कैसे रोजगार मिलेगा, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, डायरेक्ट सरकारी नौकरी देने का जो कमिटमेंट किया है इन्होंने, उस पर पूरी तरह खड़े उतरे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक ले 4-5 लाख लोगों का हो चुका है, और लगातार चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर विभाग में बहाली निकाला जा रहा है। पुलिस का रेशियो देश के दूसरे हिस्सों से कम था यार। जी बिल्कुल। 1 लाख पर सब जगह का रेशियो 1000 है, यहाँ कम था। उसको कैसे अनुपात पूरा हो, इस दिशा में कितनी पुलिस कर्मी की और अफसरों की बहाली हुई है, लगातार उस पर काम हो रहा है। सर, इस मामले में आप के पाटा की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या आप उनको एक अच्छा अधिकारी मानते हैं, या फिर मानते हैं कि उनसे कुछ गलतियां हो जा रही है? नहीं, काम अच्छा हो रहा तो ठीक है जी। हम तो अब अधिकारी हैं, मंत्री हैं, चाहे जिस भी स्तर के कर्मचारी अपराधी, सबको काम करना चाहिए और बिहार की जनता के और हित में काम करना चाहिए, तो अच्छी बात है। जी सर, अगला मुद्दा है सर बिहार में शराबबंदी का। शराबबंदी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपके ही क्षेत्र में कितना बार शराब के जहरीली शराब पीने के कारण कुछ लोग की मौत हो जाती है। ये घटना हर जगह होते रहता है बिहार में। तो शराबबंदी को आप सफल मानते हैं या विफल मानते हैं? नहीं, शराबबंदी तो पूरी तरह सफल है, और कहीं कहीं चूक होता है, प्रशासनिक चूक हो, गड़बड़ तो हर जगह होता है कुछ ना कुछ, लेकिन जब से शराबबंदी में करोड़ों लोगों ने शराब छोड़ा है जी, करोड़ों लोगों ने शराब छोड़ा है, और समाज में व्यापक शांति अब जो देख रहे हैं, हर जगह शाम होते और अफरा तफरी होता था, जो शांति का माहौल है। और औरत इसमें महिलाओं को जिस तरह से नीतीश जी ने शराबबंदी करके जिस तरह से उनको सम्मानित किया है, चूंकि उन पर ज़्यादा प्रताड़ना होता था, महिला उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उस समय बहुत कमी आया है शराबबंदी से। इस कारण ये सफल है। बाकी कोई कानून है तो थोड़ा बहुत उसका उल्लंघन होता है जी, उस पर कार्रवाई होता है। जी, माना यह जाता है कि शराबबंदी के कारण एक माफिया व्यवस्था खड़ी हो चुकी है बिहार में, और वो सारे भाजपा वाले से इल्जाम लगाते हैं, वो सारे माफिया कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से। भाजपा का माफिया है। हाँ, आपकी पार्टी से। छपरा का बात कर रहे हैं, तो उसमें छपरा में शराबबंदी से जो मौत हुई थी, तो उसमें पार्टी की तरफ से जो जांच कमेटी गई थी, उसमें मैं भी गया था। जी, जो पार्टी की तरफ से जांच कमेटी बनी थी, उसमें मैं भी गया था कमेटी में, और वहां जो हमको देखने को मिला और लोगों से ऑब्जर्व करने का मौका मिला, तो वहां तो सब आपको ये राजीव प्रताप रूढ़ी एम्बुलेंस से बालू और दारू उनके एम्बुलेंस से ढोया गया है, जी, ऐसी सूचना मिली, जिसका हम लोग बाहरी प्रतिकार किए, जी, और ज्यादातर वही लोग शामिल मिला, जिस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुआ। जी। राजीव प्रताप रूडी का सर तो एम्बुलेंस भी पकड़ाया था कोरोना काल में, जो शायद पप्पू यादव जी के द्वारा पकड़ा गया था। तो राजीव प्रताप रूडी का सर क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा उनका नाम नहीं है, जन नेता नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर वो जीत जाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी का आप आज तक कोई भी काम छपरा में गिनवा दे तो हम मान जाएंगे। वो तो केवल वहाँ के लोगों को सब्ज बाग दिखा करके, सपना दिखा करके, और बड़ी बड़ी बातें करके और लुभावना बात करके वो वोट लेते हैं। उनका एक काम भी छपरा में नहीं दिखता है, एक काम भी छपरा में आपको नहीं दिखेगा उनका काम सुनाई पड़ेगा, बड़ी बड़ी बातें सुनाई पड़ेगी। पिछले चुनाव में वादा किए कि छपरा में हम इतना बड़ा हवाई अड्डा बनाएंगे जो टोक्यो से भी बड़ा होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल हास्यास्पद बात है। हाँ, एक खुद हवाई जहाज मंत्री रहे, तो एक छपरा एयरपोर्ट का हाल देख लीजिए क्या दशा है। फिर कहते हैं कि वाल्मीकि नगर से, बाकरगंज से वाल्मीकि नगर तक 80 किलोमीटर रोड बनाएंगे, उसके दोनों तरफ टेक्सटाइल हब होगा, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, तरह तरह का बात जो आपको सुनाई पड़ेगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, समझे। और जहां तक लालू जी का बात है, लगभग 90 से लेकर अभी तक हम लेते हैं तो लगभग 15 साल लालू जी और उनके समर्थक, जिसमें लाल बाबू जी हमारे पिताजी 2 बार रहे, और 15 साल करीब रूढ़ी जी रहे। 15 सालों में उन्होंने क्या क्या बताया। जब पूछते हैं
एक भी काम हो तो बताएं। जी दूसरी तरफ आप देख लीजिए, लालू जी वहाँ बने तो जेपी यूनिवर्सिटी बनाए, वहाँ जी जेपी यूनिवर्सिटी बना, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, आरा छपरा का पुल बना, वहाँ पर डबल डेकर पुल बन रहा है अभी। ये दीघा पहलेजा जो है रेलवे पुल, बाद में लालू जी रेल मंत्री बने तो उस पर सड़क पुल, जी सड़क पुल बना। जी मेरे पिताजी जब थे तो उन्होंने रेवाघाट ब्रिज, जगदीश टाइटलर जी जब कांग्रेस के भूतल परिवहन मंत्री थे तो उनसे रेवाघाट पुल बनवाया। नवोदय विद्यालय सीताराम केसरी जी, माननीय सीताराम केसरी जी जब मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो मेरे पिताजी ने उनसे कह करके नवोदय विद्यालय, परसा में नवोदय विद्यालय बनवाया। नवोदय विद्यालय वहाँ गड्ढा था तो अपने सांसद फंड से उसको भरवाया और फिर उस पर बनवाया। और उसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय जो सोनपुर का है रेलवे का, रेलवे से जमीन दिलवाया और 7 करोड़ रुपया, नया बिल्डिंग जो केंद्रीय विद्यालय का, उसको 7 करोड़ रुपया दे करके उसको वही सीताराम केसरी जी से 7 करोड़ रुपया लिया करके वो सेंट्रल स्कूल बनवाया वहाँ। सीके जाफर शरीफ जब मंत्री थे, रेल मंत्री, सीके जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे तो ये दीघा पहलेजा का जो रेल पुल है, मेरे पिताजी के प्रयास से, चूंकि इसको कुछ लोग चाह रहे थे कि गंगा ब्रिज से पूरब ले जाए, लेकिन हमारे पिताजी ने उसके लिए बेल में कूद करके कट मोशन लाया और बेल में कूद करके उनको भाषण नहीं देने दिया। सीके जाफर शरीफ जी को रेल बजट पर भाषण रोक करके और कहा कि इसको इंक्लूड कीजिए बजट में, और उन्होंने इंक्लूड किया, तब जाके रेल ब्रिज बना है। जी सर, और ये आरा छपरा जो लिंक आपका जो फ्लाईओवर है सर, उसका क्या कहानी है? वो भी सुनते हैं कि कहीं ना कहीं आपका ही प्रयास था, आपके पिताजी का प्रयास था। आरा छपरा ब्रिज जो बना, माननीय नीतीश जी हमारे यहाँ गए थे खाने पर जी सर, विकास यात्रा के दौरान, तो हमारे पिताजी ने कहा कि भाई आरा और छपरा का लगभग यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी है, हमारे यहाँ से डोरीगंज से आरा का, और चूंकि वहाँ का लोगों का सामाजिक और भाषा रहन सहन एक तरह का है, आरा छपरा का भोजपुरी बोलने वाले उधर भी है इधर भी हैं, और सामाजिक बनावट भी करीब करीब एक तरह का है, लेकिन चूंकि आपस में संबंध नहीं होता है, चूंकि 20 किलोमीटर जाने के लिए आपको घूम करके पूरा जाना पड़ता है, पूरा पटना आकर के हाजीपुर से पार करके फिर जाना पड़ता है, इस कारण कोई संबंध नहीं करता है। यहाँ निवेदन किया कि यहाँ पुल बनवाइए, उन्होंने तुरंत हमारे यहाँ से निकल के तुरंत कहे कि भाई हम यहाँ 3 महीना के अंदर इस पुल को का कार्यारंभ करेंगे, शिलान्यास नहीं करेंगे, कार्यारंभ करने आएंगे, और पक्का 3 महीना के बाद उस पुल का करके मीटिंग करके राजेंद्र स्टेडियम में माननीय नीतीश जी ने उसका कार्यारंभ कराया और पुल बनाओ। बहुत सारा काम, लेकिन एक काम भी राजीव प्रताप रूढ़ी नहीं दिखा सकते। मतलब इसका मतलब ये है सर कि सांसद ना रहते हुए भी आपके पिताजी और आपके परिवार ने इतना काम किया, जो राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद रहते हुए भी उतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज तक के जितना भी सांसद हुए हैं छपरा से, चाहे राम बहादुर सिंह हो, रामशेखर सिंह हो, लालू जी हो, लाल बाबू राय जी हो, हीरा बाबू हो, सदेव बाबू हो, ऐसा इतना निकम्मा और कर्म सांसद छपरा को आज तक नहीं मिला। क्या लगता है सर, छपरा की जनता मूड में है, उनको बदल देगी? और देखिए, वो तो अभी जिस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना का डे 1 से विरोध किया, जी डे 1 से विरोध किया, हर तरह से विरोध किया। जब एक क्षेत्र में घूमते हैं तो पिछड़ा और दलित इनसे पूछता है कि जब सवाल पूछता है इनसे कि भाई जब हमारे हक और हकूक का बात हो रहा था तो आपने क्यों विरोध किया, और इनके पास कोई उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है। जी, इस बार इनका बुरी तरह से, इस बार वहां इनको कोई घूमने नहीं देगा पिछड़ा और दलित, बुरी तरह से पराजय इनको मिलेगा। सर ये तो छपरा का बात हो गया, बात करते हैं देश का सर। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, तो सर इंडिया के गठन को आप कैसे देखते हैं, और क्या लगता है कि एनडीए को पटकनी दे पाएगी? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में जब आदमी कोई चीज होता है तो उसे सीखता है। इस तरह से 2-3 विधानसभा में, स्टेट में विधानसभा में जो रिजल्ट आया है, इससे इंडिया गठबंधन इसको बारीकी से समझ रहा है। जी,
और आप इस बात को समझ लीजिए कि बिहार के मॉडल पर ही जो तेजस्वी जी और नीतीश जी का जो मॉडल है, और जिस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना करके जो पिछड़े और दलित हैं उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण को बढ़ाया है, तो बिहार मॉडल में जिस तरह से महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, नौकरियों में 35% रिजर्वेशन दे करके जिस तरह से इंपावरमेंट किया है, तो महिला, पिछड़ा और दलित और बिहार का मॉडल पर ही देश में चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से जो INDA गठबंधन है उसको सफलता मिलेगा और अच्छा सफलता मिलेगा। जी बिल्कुल सर। लेकिन बात होता है कि बहुत बार बोलते हैं लोग कि NDA के पास तो PM का चेहरा है, मोदी जी हैं, एक शाइनिंग फेस है, इंडिया के पास कौन है PM फेस? इस पर लगातार चर्चा होती रहती है। कभी कोई खड़गे जी का नाम लेता है, कोई राहुल गांधी का नाम लेता है, कोई नीतीश जी का नाम लेता है, कोई ममता बनर्जी का नाम लेता है। आप किसके नाम के साथ हैं? देखिए, मेन है विचारधारा का, जो मेन है अभी सांप्रदायिक शक्तियों से जिस तरह से जिस देश में विघटनकारी और विभाजन करने वाला विचारधारा और जिस तरह से नफरती विचारधारा बढ़ रहा है, पहले तो देश को बचाना, हमारा देश का जो बुनियाद है वो धर्मनिरपेक्षता और सोशल जस्टिस पर खड़ा है जी। और इस बुनियाद जब कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। तो पहले हमको इस देश को मजबूती से, जब तक भाजपा को हम लोग चलता नहीं करेंगे, सबसे पहला बात है देश को बचाना। और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से इन्होंने गर्त में ले गया है, तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रहे हैं, और आप समझिए कि 140 करोड़ आबादी और 80 करोड़ लोग, इसी से देश की अर्थव्यवस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 140 करोड़ आबादी और 80 करोड़ लोग जो हैं 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। ये आपका कहना है, ये तो बिल्कुल कहना ठीक है सर। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि 5 किलो अनाज जो बांटना है सर, ये बांट के ही इंसान सरकार चुनाव प्रचार कर रही है, या फिर वाकई देश का ज़रूरत है ये अनाज का? सबसे बड़ी बात है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो है, ये सरकार जब से बनी है तब से देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गया है। सारी जो लाभ की कंपनी उसको भी बेच रहा है। जी बिल्कुल सर। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहा है। तो इस तरह से देश का जो है, ये लोग पूरी तरह से लोग देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। इस कारण इसको लालू जी कहते हैं कि सारे विपक्षी को, सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों को गोलबंद करके इसको हटाना ही एकमात्र रास्ता है, तभी देश बचेगा, वरना देश बचने वाला नहीं। सर कभी कभी कहा जाता है कि RJD जदयू के बीच में, नीतीश जी और लालू जी के बीच में भी कुछ उनके कार्यकर्ताओं के बीच में ठनाठनी होती रहती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कभी देखिए, लालू जी और नीतीश जी, जदयू और राजद का मिलन से जो आम वर्कर जो है, आम जनता है, इतनी खुश है, क्योंकि दोनों एक विचारधारा की पार्टी है जी। और एक साथ मर्ज किया है, लोग एक साथ हुआ है, तो निचले तबके में इतनी खुशी है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी। हम लोग तो नीचे का वर्कर हैं, हम लोग जानते हैं, पहले से भी दिल में इच्छा था कि ये पार्टी एक हो, जितनी सोशलिस्ट विचारधारा की पार्टी सब एक हो, एक जगह इकट्ठा हो। ये आम लोग में इसका, आम लोग चाहता है इसका, और बहुत खुशी है। युवा, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता और जनता दल यू का कार्यकर्ता, बहुत खुश है इस गठबंधन से। जी, प्रदीप यादव जी RJD के प्रदेश महासचिव हैं और युवा में काफ़ी आपका फैन फॉलोइंग है, और लोग चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़ें, तो सर आप चुनाव कब लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव का छोड़िए, दलगत राजनीति में जो है, दलगत राजनीति में से जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो दलगत राजनीति में है, दल की राजनीति करता है, तो चुनाव उसका एक पार्ट है। चुनाव जो है उसका एक पार्ट है, और चूंकि चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी लेती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं वो बहुत सुलझे तरीका से वो लेते हैं जी, वो लेते हैं। तो ये जो दलगत राजनीति से है वो तो और आपको तो बहुत मानते हैं सर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, आपके घर में भी आना जाना का तो आज से नहीं है जी। लालू जी से शुरू से ही हमारे परिवार का, हमारे पिताजी का, हमारे चाचा जो राजद के वरिष्ठ नेता है राम बाबू राय जी, और इन लोगों से बहुत आत्मीय संबंध है, और आज से हम लोग नहीं हैं। और लालू जी कोई नई बात तो है नहीं। लालू जी मेरे पिताजी को एक बार नहीं 3 बार लोकसभा का टिकट दिए, 3 बार लोकसभा का टिकट देने का काम किया है। कोई नई बात नहीं है। और बाकी जो फैसला होता है, हम लोग लालू जी के, हमारा पूरा परिवार
लालू जी के साथ, उनके विचारधारा के साथ, उनके सम्मान के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो आप इस बात पूरी तरह से श्योर हैं कि 24 में माई समीकरण में मुस्लिम यादव के वोट बैंक में किस तरह के माई से हमारा जो है तेजवी के रेट A to Z की बात होती है जी, समाज का कोई तबका ना छूट जाए, इसका हम लोग, हमारा नेता ख्याल रखते हैं तेजवी जी। और उनका कंसंट्रेशन है जहां ये लोग सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करता है, हमारा नेता का सीधा है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, स्वास्थ्य का आपने देखा कि मिशन 60 चलाया माननीय तेजवी जी ने, और 60 दिन के अंदर ओपीडी के क्षेत्र में, हॉस्पिटल में, जांच के क्षेत्र में, चाहे सीटी स्कैन से लेकर के अल्ट्रासाउंड हो, और दवाई वितरण के क्षेत्र में जो अमूलचूक स्वास्थ्य व्यवस्था में जो परिवर्तन लाया है, ये तो मतलब समझिए कि काबिल तारीफ है जी। बिल्कुल सर। और इन्होंने रात में हॉस्पिटलों में भ्रमण कर करके और डॉक्टरों को उत्साहित करके, स्वास्थ्यकर्मियों को उत्साहित करके स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम किया है इन्होंने। तो क्या लगता है सर, 2025 में तेजस्वी जी बिहार के सीएम बनेंगे? इसमें किसी प्रकार का शक है या फिर कोई नया चेहरा आएगा 25 के विधानसभा चुनाव में? सीएम बनना नहीं बना तो बात की चीज है, 2024 की बात हो रही है जी। अभी तो 25 दूर है जी। 24 में हम लोग जो INDA गठबंधन जो है 40 का 40 सीट बिहार में जीतेगा जी। 40 का 40 सीट बिहार में जीतेगा और कहीं कोई टिक नहीं पाएगा। लालू जी कहते थे कि वोट का राज यानी छोट का राज, वोट का राज यानी छोट का राज। और उन्होंने जिस तरह से जातीय जनगणना करा करके पूरे पिछड़े और दलितों और महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है, इस बार 40 का 40 सीट यहाँ से हम लोग जीतेंगे। देश भर में भी आप देखिएगा कि भाजपा सत्ता से बाहर होगी। जी, तो शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए, बहुत मजबूती से आपने हर बात का जवाब दिया और उम्मीद करते हैं आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने भी अच्छा सवाल पूछा। जी सर।